देश में 24 घंटे के अंदर 1,85,000 नए केस आ जाएं और 1,026 मौत हो जाए, लेकिन बावजूद इसके आप लापरवाह हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 13,638 केस आ जाएं, इसके बावजूद आप लापरवाह हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा केस आ जाएं, इसके बावजूद आप लापरवाह हैं। देश में कोरोना विस्फोट हो गया है। वायरस विस्फोट की वजह से हमारी और आपकी जान खतरे में है, बावजूद इसके आप लापरवाह हैं। और इसीलिए आज मैं अगले 1 घंटे आपसे बात करूं, डिबेट की शुरुआत करूं, अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करूं, तस्वीरें दिखाऊं, ग्राफिक्स रूम में आपको लेकर के चलूं। उससे पहले आपको 80 के दशक में ले जाना चाहूंगा। शायद आप में से बहुत से लोगों को होश होगा, 80 के दशक में दूरदर्शन पर एक कमर्शियल आपने देखा होगा। वो कमर्शियल जो आपको डराता ही नहीं था बल्कि सावधान करता था कि अगर आप सड़क पर बिना हेलमेट के निकलेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आपको नहीं याद है, एक बार फिर से वो ऐड देखें, रिकॉल करें। अगर आप उस दौर के हैं आप रिकॉल कर लेंगे। और अगर आपका जन्म उसके बाद में हुआ है तो फिर आप अपने माँ बाप से पूछें, अपने चाचा चाची से पूछें, अपने ताऊ और ताए से ये पूछें कि इस ऐड का मतलब क्या होता है। कोरोना के संक्रमण काल में जब आप लापरवाह हैं, जब आपने सामाजिक दूरी छोड़ दी है और आप मास्क का इस्तेमाल करते नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं, एक ऐसे वक्त में जबकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगनी शुरू हो गई हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि यूपी में भी ये कहा जा रहा है कभी भी लग जाएगा लॉकडाउन, एक ऐसे वक्त में जबकि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसे में आप ये ऐड देखें, याद करें, समझें और देख करके आप ये समझें कि जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आपकी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का पालन करना जरूरी है। तो आज की शुरुआत इस एक 80 के दशक के कमर्शियल के साथ देखिए। याद है ना, ये ऐड आपको ये बताता है मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका और जिंदगी है आपकी। अब आपकी मर्जी ये है कि कोरोना से किस तरह से बचना है। इसीलिए हमने शुरुआत में आपको ये 80 के दशक का ऐड दिखाया है जो संदेश देता है, जो संकेत देता है। नमस्ते, मैं राशिद। अब आपको एक दूसरे कमरे में हम लेकर के चलेंगे जहां पर आप कुछ तस्वीर देखने जा रहे हैं और तस्वीर के साथ में कुछ तासीर है। महाराष्ट्र में पाबंदी आज रात 8 बजे से 1 मई तक के लिए लगने जा रही है। इस पाबंदी में क्या खुला है क्या बंद, आगे हम आपको दिखाएंगे। ये जो मुहिम है इसको नाम दिया गया है महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की तरफ से ब्रेक द चेन। लेकिन सवाल यह है, महाराष्ट्र के बाद क्या देश भी लॉक होगा? यूपी का आलम यह है कि सीएम आइसोलेट हो गए हैं और चीफ मिनिस्टर के का जो ऑफिस है, सेक्रेटरिएट तक भी कोरोना वायरस की दस्तक हो गई है। 24 घंटे में भारत में 1,85,000 से ज्यादा मरीज, 3 दिन में 5 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज, 3 गुना तेज हो गए हैं आंकड़े। शमशान से लेकर के कब्रिस्तान में कतार लगी हुई है। खतरे में जान है। देश के 46,000 करोड़ पिछले कुछ दिनों में डूब गए हैं। लहर एक लहर कहर बताई जा रही है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है हवा में भी हो सकता है कोरोना, लेकिन इसके बावजूद सुपर स्प्रेडर हैं मार्केट में, सुपर स्प्रेडर हैं जो आस्था के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। लापरवाही है, पलायन फिर से होने लगा है। मजदूर ये कहते हैं सियासत क्यों हो रही है, हमारी कौन सुनेगा। मोदी ये कहते हैं कि मैंने तो मंत्र दिया है लेकिन बच्चों को खतरा है, लेकिन मोदी मंत्र का पालन न जाने कितने लोग कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी। अगली तस्वीर, देश में 24 घंटे में 1,85,104 बीमार, 24 घंटे में 1,026 की मौत, दिल्ली में 24 घंटे में 81 की मौत, यूपी में एक दिन में 85 की मौत। सवाल 5 है। सवाल नंबर 1, देश में लॉकडाउन कब लगेगा? कोरोना कंट्रोल कैसे होगा? कब्रिस्तान शमशान कम पड़ गए हैं क्या? वायरस विस्फोट का जिम्मेदार कौन है? वैक्सीन अगर कम है देश में, कोरोना कैसे होगा बेदम? इससे पहले कि मैं करूं बहस की शुरुआत, डिबेट की पहली ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 1,026 मरीजों की मौत, यूपी में करीब 18,000 नए बीमार, दिल्ली में भी रिकॉर्ड 13,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अगली बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में आज लागू होंगी नई पाबंदियां। रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 15 दिन तक लागू रहेंगे कोरोना के सख्त नियम। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर ब्रेक लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके, क्योंकि महाराष्ट्र में एक दिन में
लगभग 60,000, 58,000, 65,000 इस तरह से केसेस आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई है कि अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। एक एक दिन में 250 से ज्यादा, 250-300 लोगों की मौत हो रही है। 24 घंटे में 281 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हाँ, जिनके अपने इस दुनिया से गुजर गए, जिन्हें लॉकडाउन का डर है देश में, वो क्या कहते हैं एक बार सुनिए। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि डॉक्टर राणा और AK सिंह मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा डॉक्टर अतुल गुप्ता, अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इनका क्या कहना है। पहले आप ये सुने जिनके अपने चले गए, जिन्हें पलायन का डर है, उसके बाद डॉक्टर्स को भी सुनाएंगे। फादर को यही प्रॉब्लम हुई, आधे घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी। फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। बेड नहीं मिल पाया, कितनी देर हो गई? अरे 1.5-2 घंटे हो गए हमको। आधा घंटा तो हम गेट पे खड़े रहिए, 1.25 घंटे से यहाँ से बोल रहे कि कागज भर दो, कागज भर दो। एक व्यक्ति को काउंटर पे दे रखा है, एक व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है, उसके लिए कम से कम रिसेप्शन पे 5 लोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अटेंड कर सके। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। रात को मैं MTH गया तो वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है MTH के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है। और यहाँ पे भी आया रात को यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। अभी आज पे ही बोल तो रहे हैं कि करते हैं हम, पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब है। आप देखिए पेशेंट खुद ही। बस लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जो परेशान हुए थे, ट्रक से जाना पड़ा, बस भी नहीं मिल रहा था, ट्रक से, टेम्पो से, इसी वजह से जा रहे हैं। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत तकलीफें हुई थी। हम लोग बहुत दिन बगैर खाना खाए गुजारे थे, पैसा नहीं था। इमीडिएटली ऐसे लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से हम डर रहे हैं। कोरोना भागेगा, हम लोग सब मिल करके इसको भगाने के जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल करना। जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बहुत रिजिडली फॉलो करना, और साथ साथ वैक्सीन लगवाने का जैसे ही आपको नंबर आता है वो लगवाएं। तो यही दोनों विधि मिल करके इस बीमारी को खत्म कर सकती है, इस बीमारी को बहुत निचले स्तर पे ला सकती है। जिस तरह से दिल्ली और देश के अन्य भागों में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, एज ए मेडिकल कम्युनिटी हम सबको बहुत चिंता है। ह्यूमन बिहेवियर जो है बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, लोगों को समझाने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट्स पे भी आप देख रहे हैं कि रैलीज हो रही हैं और दूसरे तरह के भी असेंबलीज हो रही हैं। अगर ये लोग जब अपने अपने घरों में लौटेंगे, अपने अपने शहरों में लौटेंगे, तो मामला बहुत एक्सप्लोजिव हो जाएगा। मुझे लगता है सरकार को हार्श मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन एक ऐसा फ्रंट है जो अल्टीमेटली आप सबको बचाएगा। तो मुझे लगता है वैक्सीन का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बेहतर करना चाहिए। कोरोना वायरस तो वहीं था, मतलब बैठा ही था, उसका संक्रमण दोबारा स्टार्ट हो गया। उसकी ट्रांसमिशन जब स्टार्ट हो गई तो ट्रांसमिशन तो उसकी है ही बड़ी फास्ट। एंड अब ये है कि अभी तक हार्डली 9-10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम तो भी अच्छा चला हुआ है स्पीड पे, पर अभी लोगों को 10% भी पॉपुलेशन नहीं वैक्सीनेट हुई ना। तो वैक्सीनेशन की जो वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना वायरस तो अटैक कर ही सकता है। ये लगवाता है कि वो कोरोना वायरस आपको उतनी सीवियर डिजीज या जो डिजीज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 8 मार्च को जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, 15,000 का था। अब समझो 1,31,000 का हो गया, 9 गुना आंकड़ा बढ़ गया एक महीने में। और अगर एक अगले महीने के अंदर 9 गुना का आंकड़ा बन गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हालत क्या हो जाएगी। जहां पर बीमारी है वहां पर सियासत है, और जहां पर सियासत है वहां पर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने बोल हैं। और कोरोना में जिंदगी चली जाए, वायरस विस्फोट हो जाए, न राहुल गांधी की सियासत कम होती है, न संजय राउत नेता शिवसेना, उनकी भी सियासत कहीं पर रुकती नहीं है। और एनसीपी के नवाब मलिक क्या कहते हैं, इन तीनों को ही एक बार सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए
और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। महाराष्ट्र की हेल्थ सिस्टम पूरे देश में सबसे बेहतर है और मुख्यमंत्री ने नियंत्रण लगाया है। क्या हमें क्या आनंद मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे त्यौहार के ऊपर इस तरह से नियंत्रण लगाए। लोग भी गुस्सा करते, लेकिन हमने किया है, ये हिम्मत है सरकार में करने की। और भी सरकार इस प्रकार से नियंत्रण रखेगी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ज़रूर पूरे देश में कोरोना बढ़ेगा। महाराष्ट्र में इसलिए कोरोना बढ़ रहा है और राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ नियंत्रण नहीं है, सोचने की बात है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अधिक प्रभावित लोग देश में हैं। एक ही उपाय है कि और अभी बहुत सारी दवाई कंपनियां तैयार हुई हैं दवाई बनाने के लिए, उन्हें कुछ परमिशन भी दी गई है। इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं और गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबरें क्या हैं एक बार के लिए आप देख लें। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत होने जा रही है। 1 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी ब्रेक द चेन मुहिम। यूपी में 17,963 नए केस, 85 की मौत, सीएम आइसोलेट। देश में कोरोना के 1,85,104 नए केस, 24 घंटे में 1,026 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 60,212 नए केस, एक दिन में 281 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे 13,468 नए केस, 24 घंटे में 81 की मौत। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 26 की मौत। पंजाब में 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हुई है। और पूरी दुनिया में 270 वैक्सीन पर काम चल रहा है। 13 को इमरजेंसी अप्रूवल पूरी दुनिया में मिला है। अलग अलग देशों में आज शाही स्नान में 20 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं और इसी शाही स्नान को ही लेकर के बड़ी सियासत हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू जो लागू आज रात से हो रहा है, किन पर पाबंदी रहेगी पहले आप ये देख लें। पाबंदी सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, पार्क, जिम, फिल्म शूटिंग, धारावाहिक की शूटिंग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, स्पा सेंटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये सब बंद रहेंगे। छूट किन्हें किन्हें मिली है अब आप ये देख लीजिए। अगला जो ग्राफिक्स है, ग्राफिकल एलिमेंट है, छूट क्या क्या है। सेबी का दफ्तर, बैंक, बीमा कंपनी, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर, आईटी कंपनी, लोकल ट्रेन, बस, मेडिकल सामान, मेडिकल स्टोर, होटल, टेक अवे, होटल, होम डिलीवरी, इन सभी में छूट मिली हुई है। सीधे हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी मुंबई से लाइव है। ब्रेक द चेन मुहिम के लिए क्या शुरुआत, किस तरह की तैयारी की गई है, मेरा पहला सवाल है। और अगला ये कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल में ठीक रहे, बेहतर रहे, महाराष्ट्र की तैयारी क्या है और मुंबई के हॉस्पिटल किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए सबसे पहले हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, तो अभी भी बेड्स की कमी है, जिसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने ये रिक्वेस्ट की है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हवाई मौकों से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बीएमसी की तैयारियों की बात की जाए तो जो बेड्स की संख्या थी उन्हें लगातार बढ़ाने के वादे किए जा रहे हैं। जितने भी वैक्सीनेशन और जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जल्द से जल्द कम से कम 3 से 4 हज़ार बेड्स को बढ़ाने की तैयारी बीएमसी द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि लॉकडाउन का असर आज शाम रात 8 बजे से शुरू होगा, जिसके बाद ये देखना होगा कि प्रशासन के जो एहतियात लगाए गए हैं उस पर लोग कितना खरे उतरते हैं। ठीक है शिवानी, दोबारा भी आपके साथ हम जुड़ेंगे। दिन भर हम आपसे रिपोर्ट एक एक करके लेते रहेंगे। ब्रेक द चेन मुहिम की जो शुरुआत होने जा रही है और जिसमें यह कहा गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से, ये लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मराठी अंदाज में ये कहा था कि पूरे महाराष्ट्र में नए तरीके के निर्बंध यानी नई बंदिशें और नई पाबंदियां लागू की जाएंगी। गेस्ट हमारे साथ जो हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना, सचिन भल्ला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर श्रुति मलिक, डायरेक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल मेरे साथ में है। संजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। देश में कोरोना के 1,85,104 नए केस, 1,026 की मौत, सियासत कब तक होती रहेगी? महाराष्ट्र में 24 घंटे 60,212 नए मामले, 281 की मौत, क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत होती रहेगी? नहीं राशिद जी, मैंने जितने भी अपने डिबेट की हैं कोरोना मामले में, मैंने हमेशा एक बात कही है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सरकारें नहीं लेके आई हैं और सरकारों को दोष भी नहीं देना चाहिए। हाँ, प्रबंधन का इंतजाम कैसे ठीक होने चाहिए, हम यूपी में करें या बिहार में करें या महाराष्ट्र में हो, कहीं पे भी हो, कोरोना इतनी तेजी से जो दूसरी लहर आई है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसको उसकी रोकथाम के लिए हमको विचार करना चाहिए। मैं एक चीज देखता हूँ, आज 5-4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में चुनाव चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूँ गृह मंत्री जी
सभी लोग वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। देखिए ये दुखद है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आप रैली रोड शो कर रहे हैं, उसमें अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा तो रोड शो बंद कर देना। क्योंकि आज अगर जान रहेगी तभी तो हमारी, अगर जान बची रहेगी तभी तो हम देश चला पाएंगे, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो देश कैसे चला पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आइसोलेटेड हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, बिहार, कहीं पे भी देखिए आप, कोरोना की लहर जो चल रही है तेजी से, उसकी रोकथाम के लिए निश्चित रूप से जो आज महाराष्ट्र सरकार ने, जो माननीय उद्धव ठाकरे ने जो एक ब्रेक द चेन जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत योग्य निर्णय है। ये मैं चाहता हूं कि इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। देखिए कोई भी चीज हो, कोई बीमारी है, ये इसकी वैक्सीन बनी है लेकिन उतनी कारगर अभी नहीं हो पाई है, कारगर लग नहीं पा रही। संजय द्विवेदी जी, आपने 2 चीजें बोली हैं। अनिला जी के पास आपकी बात लेकर के चलते हैं। अनिला जी, 2 बल्कि 3 चीजें बोली हैं। संजय द्विवेदी जी इशारों में ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से जिस तरह की मदद होनी चाहिए, राज्य सरकारों को ये मदद ठीक तरीके से हो नहीं पा रही है, पहला। अगला उनका ये कहना है कि जिस तरह का फैसला उद्धव ठाकरे ने किया है या लिया है, उस तरह का फैसला बीजेपी शासित राज्यों में लेने में देर आखिरकार क्यों की जा रही है। और तीसरी बात उनका यह कहना है कि भाई रैली बाद में कर लीजिएगा, चुनाव से बाद में निपट लीजिएगा, पहले जान बचा लें और लोगों की जान बचने दें। जी राशिद जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस जो है ये देख नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी है या शिवसेना है या समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन में बिल्कुल भी नहीं लगवा और आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ऐसे राजनीतिक दल जिनके मुखिया चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हो या किसी और दल के रहे, जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम फैलाया कि वैक्सीन जो है नहीं लगवाओ भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, आज खुद ही जो है उसके भुक्तभोगी हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि टीवी की डिबेट्स में कोई कुछ भी कहता रहे, प्रवक्ता कोई कुछ भी कहता रहे, हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें जो है मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है। सुन रही थी शिवसेना के जो प्रवक्ता बंधु हैं संजय जी, उन्होंने कहा कि ये जो रैलियां हो रही हैं, ये सब बातें जो कर रहे हैं, तो भाई साहब कहना नहीं चाहती, परंतु महाराष्ट्र में कोई रैली नहीं हो रही है और सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में। अनिला मैम, चक्कर क्या होता है ना, हमारे देश में हर एक इशू पर सियासत तो होती ही है, हालांकि कई पॉलिटिकल इशू बहुत जरूरी भी होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर जो बीमारी होती है उसे भी धर्म के साथ में जोड़ दिया जाता है। पिछले साल जो कोरोना था ये कहा जा रहा था जमात वालों का है, इस बार का जो कोरोना है कहा यह जा रहा है कि कुंभ मेला वालों का है, शाही स्नान करने वालों का है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? जी देखिए, ऐसा है ये तो इस देश का मैं क्या कहूँ, 1947 से ही जब से देश आजाद हुआ है इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मैं एक चीज जानती हूँ, चाहे आप कुंभ मनाइए चाहे आप ईद मनाइए, आप एक इस देश के नागरिक हैं। कोरोना जो है वो हमारे धर्म या जाति को देखकर तो अटैक नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपकी खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस देश में कोई जो कुंभ मना रहे हैं या कहीं पे भी पहुंच रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता कि कोरोना की गाइडलाइंस क्या है? आई रियली रिस्पेक्ट यू पर्सनली कि आप बिल्कुल धड़ल्ले से ये बात कह गई, चाहे जो कुंभ मनाने वाले हैं या रमजान वाले हैं या जमात वाले हैं, किसी भी धर्म वाले हैं, किसी भी तरह का त्योहार, तीज त्योहार मनाने वाले हैं, ये समझें कि कोरोना कभी भी धर्म देख करके नहीं आता कि हिंदू के पास पहले जाऊंगा या मुसलमान के पास पहले जाऊंगा, सिख को पकड़ लूंगा या फिर ईसाई को अटैक कर दूंगा। लेकिन चक्कर क्या है ना मैम, आप ही का शासित राज्य है, यानी बीजेपी शासित राज्य है, नाम है उत्तराखंड, इसके मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह के बयान देते हैं कुंभ मेले को लेकर के। एक बार सुनिए मैम, फिर से मैं आपसे जवाब दूंगा, एक बार सुनिए, सुनाया जाए, तीरथ सिंह रावत को सुनाया जाए, मुख्यमंत्री उत्तराखंड कुंभ मेला को लेकर के क्या बयान दिया है। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। माँ गंगा का अप्रैल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना, अगर तो विषय उठते ना। आपने सुना उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का क्या कहना था। सचिन भल्ला के पास में एक बार के लिए चलते हैं हम, और अनिला मैम आपने भी सुनी लिया होगा। सचिन भल्ला जी,
एक बंद कमरे के अंदर जमाती बैठे थे, उन्होंने कोरोना फैला दिया। आप तो पिछले साल उनके साथ ही खड़े थे। इनके साथ का मतलब यह है कि उनके सपोर्ट में आप खड़े थे। लेकिन जहां पर गंगा मैया के चरणों में चले आए हैं और जहां पर गंगा मैया के चरणों में जाकर के हम स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, तो वहां पर कोरोना मुझे छू भी नहीं सकता है। यह तर्क कैसा लगता है आपको? बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। मैं ये कह रहा हूँ इसमें सोशल डिस्टेंस लाना बड़ा जरूरी है और एक दूसरे का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंजेक्शन बन रहे हैं वो बाहर एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपके पास दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में आपके पास लोगों के लिए क्यों नहीं है इंजेक्शन देने के लिए? सचिन बिल्ला, तीसरी बात, 45 साल के। हाँ जी, एक चीज होती है वैक्सीन डिप्लोमेसी। जब आपको देश चलाना होता है ना, तो आपको यह भी देखना होता है कि पड़ोसियों से किस तरह के रिश्ते रखने हैं, बाकी देशों से किस तरह से रिश्ते रखने हैं। आपको यह देखना होता है कि एशिया में किस तरह के रिश्ते रखने हैं, साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह के रिश्ते रखने हैं, बाकी कॉन्टिनेंट में कैसे रिश्ते रखने हैं, अमेरिका के साथ कैसे रखने हैं, जर्मनी के साथ कैसे रखने हैं। डिप्लोमेसी को लेकर के बात मत कीजिए। ना ना ना, नहीं, ये तर्क मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी बहुत मजबूत है ना। दूसरी बात सुनो, 45 साल की उम्र से नीचे 65% लोगों को इस टाइम कोरोना हो गया है और आप 45 साल के नीचे वालों को क्यों नहीं इंजेक्शन लगा रहे? आप में इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कौन सा प्रधानमंत्री बीच में एंट्री कर रहे हैं? तो आप इसको बड़े से बड़े डॉक्टर, आपको भी मैं मीडिया के माध्यम से एम्स में गंगाराम के और भी काफी सीनियर डॉक्टर थे, वो भी ये बोल रहे हैं कि आप इसको क्यों नहीं लगाने दे रहे। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है यूपी से। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अखिलेश ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। घर में ही क्वारंटीन हो गए हैं अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है अखिलेश यादव ने। यूपी में बड़ा संकट है। यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री आइसोलेट हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, तब जबकि उनके दफ्तर में कई कोरोना केसेस सामने आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट करके अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी है। क्या मेरे साथ में लखनऊ रिपोर्टर हैं? चलिए ठीक है, हम लखनऊ चलेंगे, लेकिन एक बार के लिए डॉक्टर श्रुति के पास में चलते हैं। डॉक्टर श्रुति, अभी थोड़ी देर पहले तीरथ सिंह रावत ये कह रहे थे कि एक बंद कमरे के अंदर जमाती थे, कोरोना फैल गया। खुले आसमान के नीचे गंगा मैया के चरणों में नहाएंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। इस तर्क को लेकर के विज्ञान क्या कहता है, एलोपैथ क्या कहता है? देखिए, मैं एक एपॉलिटिकल पर्सन हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर कल जैसे मैंने पिक्चर्स देखी, मैं आप ही के चैनल पे थी, कि नवरात्रि का पहला दिन था, उसमें भी लोग मंदिरों में इतनी भीड़ लगा रहे थे और रमजान भी चल रहा है, उसमें भी अगर भीड़ लग रही है तो ये दोनों बहुत गलत है, क्योंकि वायरस किसी की जाति नहीं देखता। इस समय हम लोगों की कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आ गई है। अगर आप देखिए, हम लोग हमारी पीक पहुंच गई है। पिछली बार से डबल केसेस हो गए आज, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये केसेस और कितने बढ़ेंगे और इतनी जाने जा रही है। हम कैसे रिस्क ले सकते हैं? भगवान भी अगर आप देखेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि आप घर पे रहिए और सुरक्षा करिए दूसरे लोगों की। आप बाहर जाकर एक बार ऐश्वर्या के पास चलते हैं। डॉक्टर श्रुति आपके पास लौट करके आते हैं। ऐश्वर्या दिल्ली के आनंद विहार से इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आनंद विहार वो इलाका है ऐश्वर्या जहां पर पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हमने देखा कि पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। लोग डरे हुए हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर उससे पहले हमें अपने घर पहुंच जाना चाहिए, अपने गांव पहुंच जाना चाहिए। क्या इसी तरह की तस्वीरें अभी भी दिल्ली के आनंद विहार में आपको नजर आती हैं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये, दिल्ली का हेल्थ इंफ्रा, इसे लेकर खबर क्या है? क्योंकि कल तक ये रिपोर्ट आई थी कि आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खत्म, राजीव गांधी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, इस तरह की खबरें आ रही हैं दिल्ली से। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखा देता हूं कि इस वक्त आनंद विहार का क्या हाल है। भीड़ आप देख सकते हैं। ये जो रास्ता जाता है ये फ्लाईओवर ब्रिज है और यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल के लिए तमाम यात्री जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी आपको, लोगों के चेहरों पे मास्क भी नहीं नज़र आएंगे और लगातार सुबह से ही इस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके से कोई भी गाइडलाइंस का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। लगातार लोगों की भीड़ आनंद विहार टर्मिनल पर जा रहे हैं क्योंकि पलायन लगातार लोग यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। दूसरे सवाल का जवाब आपको मैं दे देता हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं,
लगातार ऑक्सीजन बेड्स में कमी आ रही है, मेडिकल जो आईसीयू बेड्स हैं उसमें कमी आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार इन आईसीयू बेड्स को बढ़ा रहे हैं। जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं उनको अब पूरी तरीके से कोविड से अटैच कर दिया गया है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनके जो बेड्स की क्षमता है वो 1500 से बढ़ाकर 2000 तक कर दी गई है और 14 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली तस्वीरें नजर आती हैं आनंद विहार टर्मिनल से, क्योंकि यही वो जगह थी पिछले साल जहां से हमने लगातार रिपोर्टिंग करी थी और लोग पैदल के रास्ते बिहार उत्तर प्रदेश तक पहुंचे थे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर ठीक है तब तक दिल्ली के अंदर सामान्य स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से 13,500 से केसेस ज्यादा कोरोना संक्रमण के केसेस आ रहे हैं और जो 65% व्यक्ति हैं वो 45 से कम उम्र के हैं, ये वाकई में चिंता का एक विषय है दिल्ली के अंदर। और इसीलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि सीबीएसई एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कराया जाए, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो सीबीएसई एग्जाम्स देते हैं और 1 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं जो इनको एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। और जल्द से जल्द इस तरीके के फैसले केंद्र सरकार को भी लेने चाहिए। आपके पास मैं 5-6 मिनट के बाद दोबारा से लौट करके आऊंगा, क्योंकि इस बीच अनिला मैम से एक सवाल करना चाहता हूं, अनिला सिंह जी से, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनिला जी, अभी बीच में ही पैनल से एक आवाज ये उठ करके चली आई, हालांकि मैंने उन्हें बताया भी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कुछ चीज होती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि घर में तो नहीं है वैक्सीन, आप बाहर भेज देते हैं। अपने पास वैक्सीन की कमी है, आप कहते हैं कि चलो भैया बाकी मुल्क ले लें। आप कहते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी है, एक बात। अगली बात उनका ये भी कहना है कि 45 साल तक वालों को वैक्सीन दे देंगे, लेकिन इससे कम वाले अगर गंभीर भी हैं वैक्सीन नहीं देंगे। अगर मान लीजिए गंभीर हो जाते हैं, इन्हें क्यों नहीं वैक्सीन दी जा रही है? बजाय इसके कि उम्र का दायरा बना दिया जाए, उम्र की बंदिशें और पाबंदियां लगा दी जाए, क्यों ना केस की गंभीरता को देख करके एक नया प्रोटोकॉल बनाया जाए? बिल्कुल राशिद जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से भी बताया है कि वैक्सीन की कमी नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? लॉजिस्टिक्स की, उसको रोल ऑन करने की, लोगों को पहुंचाने की, लोगों को जागरूक करने की। यहाँ किसका रोल आ जाता है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स का आ जाता है। हाँ, यहाँ अगर मैं अभी उदाहरण दूंगी तो आप कहेंगे कि आप राजनीति कर रही हैं, परंतु क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है महाराष्ट्र में हुए हैं और हम जानते हैं किस प्रकार से लाखों वहाँ वैक्सीन जो हैं वो वेस्ट गई, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो सबसे पहले वैक्सीन की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। और अब तो ये भी हो गया है कि बाहर से भी जो बाहर के देशों की, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएस हो, वहाँ की बनी वैक्सीन भी बहुत जल्द जो है अवेलेबल हो जाएंगी। और जहां तक ये बात हो रही है कि 45 साल से नीचे वालों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, आई एम 100% श्योर कि आने वाले कुछ हफ्तों में शायद ओपन टू ऑल ये हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन की कमी नहीं है। हालांकि मैम अनिला जी, आपको लेकर के मैं कभी भी ये नहीं कहता और नहीं कहूंगा कि आप सियासत कर रही हैं, क्योंकि जहां पर कृषि कानून की बात थी, अनिला सिंह को मैंने ये देखा कि संवेदनशील होकर के अपने बयान दिए, कहीं पर भी सियासत नहीं की। वैक्सीन पर आपने सियासत नहीं की, कोरोना पर आपने सियासत नहीं की। ये मैं पर्सनली आपके बारे में एक एक चीजें जानता हूं, सैकड़ों आपके साथ में डिबेट कर चुका हूं, इसलिए ये नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कई मुनासिब सवाल हैं जो पूछने जरूरी हैं। संजय द्विवेदी जी, सवाल आपसे भी है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बचाने के लिए और महाराष्ट्र में अपने विरोधियों से लड़ने में आप लोग इतने बिजी हो गए कि आपसे सरकार भी ठीक तरीके से नहीं चली, आप लोग कोविड मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए। आप परमबीर सिंह को बचाते रहे, सचिन वाझे को बचाते रहे, सुशांत वाले केस में तेरा केस मेरा केस करते चले गए, राज्य टू राज्य, केंद्र और राज्य वाली लड़ाई करते चले गए और आप लोग डिफोकस हो गए। और यही एक वजह है कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में वायरस विस्फोट हो गया है। आप लोग को सीख लेनी चाहिए यूपी के सीएम से। यूपी के सीएम से सीख लेनी चाहिए, जब यूपी सीएम खुद आइसोलेटेड है और हाईकोर्ट आज कह रहा है कि लॉकडाउन लगाइए उत्तर प्रदेश में। लॉकडाउन वाली बात करिए आप। हाँ। आपने कैसे कह दिया महाराष्ट्र सरकार इन केसों में उलझी रही? परमबीर सिंह या सचिन वाजे पूरे परमबीर सिंह का केस नहीं देख रही है। तो उसमें से सरकार क्या मतलब आ गया? भाई आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट का मतलब थोड़ा ना कि पूरी सरकार आप डिबेट कर रही है, ये कहना गलत है। देखिए, जो कोरोना जो आया है, कोरोना कोई किसी सरकार द्वारा नहीं आया है, ना केंद्र सरकार द्वारा आया है ना राज्य सरकार द्वारा आया। कोरोना जो आया है वो बाहर से आया है। अब हमने जो लापरवाही थोड़ी सी की है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। आप आज देखिए, मैं कुंभ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुंभ में या चुनाव रैली में जिस तरह से गाइडलाइन का
पालन नहीं हो रहा है। चुनाव देखिए, चुनाव की रैली करने की क्या जरूरत है, रोड शो करने की क्या जरूरत है, ठीक है। वहाँ पिक्चर देख लीजिए उठा के। संजय जी मुझे हेडलाइंस भी देनी है, उससे पहले 3 जानकारी संजय जी, उससे पहले 3 जानकारी भी देनी जरूरी है, क्योंकि डिबेट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम देते चले जा रहे हैं। रिसर्च रूम में आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि संजय जी से बात हो रही थी महाराष्ट्र की। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आज से ही, चूंकि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रमजान की शुरुआत है, तो रमजान को लेकर के गाइडलाइन क्या है? हम सिर्फ कुंभ की बात नहीं करते, हम हर धर्म की बात दिखाते हैं। घर पर ही नमाज अदा करें, मस्जिद में भीड़ ना बढ़ाएं। ये महाराष्ट्र में रमजान को लेकर के कोविड प्रोटोकॉल है। सामूहिक नमाज ऑनलाइन पढ़ लें, खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ न लगाएं, नहीं बढ़ने दें। अलविदा जुमा की नमाज भी घर पर ही अदा करें, भीड़ से बचें। रमजान पर गली सड़क पर किसी भी तरह की कोई अस्थायी स्टॉल नहीं लगेगी। सहरी इफ्तारी के वक्त कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने देंगे। धर्मगुरु कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जागरूकता फैलाएं। इस तरह की बातें कही गई हैं महाराष्ट्र में। और जानते हैं आप, महाराष्ट्र में आज की तारीख में 5,64,746 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट है लगभग 82%। डेथ रेट है 1.68%। पिछले 24 घंटे और अब तक का रिकॉर्ड क्या है आप देखें। पिछले 24 घंटे में 60,212 नए केस और 281 की मौत। कुल अब तक लेकिन केस आए हैं 35,19,208 और महाराष्ट्र में अकेले 58,526 मौत हो गई है। ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई, लेकिन यूपी में किन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है ये भी आप जान लें। लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, गोरखपुर, बांदा, बलिया। यहां से आगे कुछ सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ कई लोग दुनिया में ये दावे कर रहे हैं, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने तो संजीवनी ढूंढ ली है। इसकी सच्चाई क्या है? अमेरिका ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में ये कहा जा रहा है कि एक अलग तरह की एंटीबॉडी है जिसकी वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक स्थिति में पहुंच सकती है। ये सच्चाई क्या है? और हाँ, एक बात और भी हम और आप कहते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी कोरोना छू करके तो नहीं निकल गया। अगर छू करके निकला है, इसके लक्षण क्या है आगे बताएंगे, उससे पहले हेडलाइंस। यूपी में बेकाबू हो गई है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में करीब 18,000 बीमार। लॉकडाउन पर विचार करे यूपी सरकार, हाई कोर्ट ने कह दिया है 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे सरकार। क्या सरकार इस तरह का विचार करने वाली है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगला सवाल इससे पहले कि मैं डॉक्टर श्रुति से करूं, एक चीज है जो अक्सर ही हम लोग बात करते हैं, हम बात ये करते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर कोरोना नहीं हुआ है, हमें भी तो कोरोना छूकर नहीं निकल गया। किन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपको भी कोरोना छूकर तो नहीं निकल गया, आपको पता ही नहीं चला? अगर आप में थकान ज्यादा होती है, अगर आपको कोई गंध महसूस नहीं होती खाने की या किसी भी चीज की, यानी महक ना आना, तापमान बढ़ा है, सीने में दर्द रहता है, सांस में तकलीफ होती है, खांसी आ रही है, आपकी अगर आंखें लाल हैं और गाहे बगाहे अगर एकाएक आपको ठंड लगने लगती है, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शीट यानी कोई भी चादर आपके शरीर पर डाल दी जाए क्योंकि आपको बहुत ठंड लग रही है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाएं संभव है कि कोरोना आपको छू करके निकल गया हो। लेकिन चूंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो यही एक वजह है कि आप बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़े हैं। डॉक्टर श्रुति के पास में चलते हैं। डॉक्टर श्रुति, क्या भारत में इस तरह की भी कंडीशन कभी रही है लोगों में कि हाँ कोरोना छू करके निकल गया हो और पता भी न चला हो? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनमें के सिम्टम्स नहीं आए हैं और उन लोगों ने अगर टेस्ट कराया है बाद में सिर्फ एक आउट ऑफ फियर, तो उन्होंने देखा कि हमारी तो एंटीबॉडीज बनी हुई थी। एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोई इन्फेक्शन हुआ होगा पास में, उसके अगेंस्ट में बनेगी, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो, इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज पर जो है फोकस कर रहे हैं कि हम सबको ये मान के चलना है कि सामने वाले पेशेंट को अगर सिम्टम नहीं है, ये मत मानिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो सकता। तो और वो कैरियर भी होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो आगे जो है वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ केवल सिम्टम नहीं आने की वजह से ये नहीं कि वायरस आगे स्प्रेड नहीं हो रहा। इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए और ये मत सोचिए कि सामने वाले को कोरोना नहीं है तो हम बिना मास्क के उसके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्प्रेड रेट है वो 10 टाइम्स हो गया है। इतना स्प्रेड रेट पिछली वेव में भी नहीं हुआ था।
तो हम लोगों को इस समय बहुत फोकस करके चलना है, बहुत ध्यान देना है। और बार बार मैं कह रही हूँ, सिंगल मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो आपको नहीं पता आप कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को। आपको तो जो बचेगी ही, बट आप सामने वाले को कितना बचा लेंगे। ये स्टडीज यूएस में हुई है और उन्होंने कहा कि 95% लोगों ने अगर पहना था तो 1.3 लाख लेस डेथ्स हुई थी। ये प्रॉपर उनकी एक रिसर्च हुई है। और इसलिए इस समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि अगर लॉकडाउन नहीं भी हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन है, इस समय आपको ये मानना है कि आप घर से जैसे आप पहले नहीं निकल रहे थे लॉकडाउन के समय में, आप वैसे अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस समय वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। सचिन भल्ला जी, आपको लगता नहीं कि एक ऐसा वक्त आ गया है जब यह ना किया जाए कि तेरा कोरोना मेरा कोरोना, फला पार्टी का कोरोना, इस पार्टी का कोरोना, इस मजहब का कोरोना, इस मजहब का कोरोना, ये सब बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। और कल श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बोला था कि सुबह के मंत्रियों को आप खुले में छूट दे दो और उनको इंजेक्शन दे दो, वो घर घर जाके वैक्सीन करेंगे। और 45 साल की जो आपने बंदिशें डाल रखी हैं उसको हटाओ और वो अपने आप इसको ठीक करेंगे। अब ये चीजें क्यों नहीं करने दे रहे? कहीं ना कहीं इसमें राजनीति खुद कर रहे हो और दूसरे पे कौन राजनीति? सचिन भल्ला, कैसी राजनीति? क्या किसी मुल्क का पीएम, मेरी बात सुनिए आप, क्या किसी भी देश का पीएम ये चाहेगा कि मेरे देश में कोरोना बढ़ता रहे? क्या किसी भी राज्य का सीएम ये चाहता है कि मेरे राज्य में कोरोना बढ़ता रहे? क्या किसी जिले का डीएम ये चाहता है कि मेरे जिले में कोरोना बढ़ता रहे? कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं आप? तो आप फिर खुले में दे क्यों नहीं रहे और 45 साल को क्यों नहीं छूट दे रहे? आप क्यों नहीं कर रहे? अरे आपने अनिला सिंह को सुना नहीं क्या? अनिला सिंह ने ये कहा कि आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा। एक साथ तो ये फैसला नहीं होता ना, समय देख करके जरूरत देख करके फैसला किया जाता है। दिनों में जब 30,000 रोज के केस होंगे तब जाके छूट दोगे, आज क्यों नहीं देते? इसको अभी क्यों नहीं देते? अनिला जी, एक आरोप ये भी लग रहा है, अनिला जी एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि आखिरकार चुनावी राज्यों में कोरोना क्यों नहीं है? चुनावी राज्यों में इस तरह रैली की जा रही है, जम करके सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क का कोई इस्तेमाल कर नहीं रहा, करवा भी नहीं रहा, और चुनावी रैलियां क्यों नहीं रोकी जाती? क्यों नहीं इस तरह का कोई क्रांतिकारी फैसला लिया जाता? एक तो सचिन भल्ला जी को मैं ये कहूंगी, जाके ये लिंक लेके यूट्यूब पे दोबारा डिबेट देखिएगा। जो आपने दोबारा ये प्रश्न उठाए उन सबके उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिए थे। दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद जी, सबसे खूबसूरती आपकी डिबेट की ये होती है, बहुत सेंसिबल डिबेट होती है। भी डॉक्टर श्रुति ने भी सारी चीजें वो बताई जो कि हर एक व्यूअर को सुननी चाहिए और माननी चाहिए। आपने कहा कि भाई जो चुनावी प्रदेश है वहां पे क्या है कोरोना का, क्या वहां कोरोना नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता है जी, कोरोना सरहद नहीं देखता। हाँ, जैसे कि अभी संजय राउत जी ने भी बोला था कि हमारे यहाँ पर इसलिए ज्यादा कोरोना फैल रहा है कि बाहर से बहुत लोग आते हैं। ठीक है, मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश की, बिल्कुल जाते होंगे लोग, मैं उनकी बात को नकार नहीं रही हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं केवल इतना कहती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है इलेक्शन कंडक्ट कराना भी है। इसलिए फिर से हम ये कहेंगे, महाराष्ट्र में अगर आंशिक पाबंदियों के साथ में ये 15 दिन के लिए जो बंदिशें लगी हैं, इन बंदिशों से आपको भी सबक लेने की जरूरत है। यूपी के सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इसीलिए इस सोच को छोड़िए कि तुम्हें हो जाएगा कोरोना, मुझे नहीं हो सकता। एक ब्रेक, कहीं